हेलो फ्रेंड्स, 70th बीपीएससी मेंस की अनइवैल्यूएटेड कॉपीज़ आ चुकी है। मैं आपके साथ में अपनी जीएस 1 की कॉपी शेयर कर रहा हूँ। इतने दिन तक मैं बिजी चल रहा था। एक्चुअली मेरे यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस के पेपर थे। अभी वो पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलरली यूट्यूब पे भी टाइम दूँ इस चैनल पे। तो मैं जीएस 1 की कॉपी शेयर कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को पॉज करके आंसर्स को रीड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मेंस पेपर सब्जेक्टिव होता है, तो किसी भी कॉपी के साथ कंपैरिजन करके आप कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कि इतने मार्क्स आएंगे या इसका सिलेक्शन होगा, इसका नहीं होगा। तो फाइनल रिजल्ट ही वो चीज़ बता सकता है, क्योंकि मेंस में हमेशा एक सब्जेक्टिविटी होती है। बट फिर भी आप एक काम कर सकते हैं कि किस लाइन और लेंथ पे आपने आंसर्स लिखा है वो आप ज़रूर कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे की कॉपीज़ को देख करके। तो ये मैं जीएस 1 की कॉपी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अभी ये 1861 वाला क्वेश्चन था। तो और मेरी राइटिंग हैबिट ऐसी है कि मैं पॉइंट फॉर्मेट में लिखना पसंद करता हूँ। तो ये मैंने इसका 2 लाइन में इंट्रो लिखा और फिर मैंने फीचर्स लिखने शुरू कर दी। इसमें हो सकता है 1-2 फीचर मैंने गलत भी लिखे हो, बिकॉज एग्ज़ाम प्रेशर में आप बहुत सारे एक्ट पढ़ के जाते हैं। 1861 है, 99 है, 1909 वाला है, 35 वाला है, 19 वाला है, तो कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न हो भी जाता है वहाँ पे। तो ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। और ये मैंने इसमें एक चीज़ और किया कि मैंने इसको ड्रॉबैक भी अलग से लिखा था, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोला है। तो आप फीचर्स बताने के साथ में उसमें क्या कमियाँ थी वो भी आप अलग से मेंशन कर सकते हैं। ये मैंने ड्रॉबैक्स इसका अलग से मेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिहार का रोल इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो लिख दिया कि 1942 में शुरू हुआ था, गांधी जी ने ये बोला था, फिर डायरेक्टली मैं बिहार के रोल पे आ गया। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको की पॉइंट्स को मिस नहीं करना। जैसे आज़ाद दस्ता ये की वर्ड है, तो इसको मिस नहीं करना। जेपी नारायण का उसमें जो रोल था वो की वर्ड था। और थोड़ा डाइवर्सिफाई करना आंसर को, जैसे स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, वुमेन का पार्टिसिपेशन, तो मैंने स्टूडेंट्स के बारे में भी लिखा है। फिर जो फीमेल पार्टिसिपेशन था उसके बारे में भी मैंने लिखा है। और ये क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है, जैसे संथाल अपराइजिंग के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे इस पर शॉर्ट नोट्स लिखना है तो ट्राई करना है कि इसको मल्टीपल डायमेंशंस में कवर किया जाए। जैसे कि रीजंस क्या थे, कोर्स ऑफ रिवोल्ट क्या हुआ, उसका आउटकम क्या आया। तो ये मैंने ईयर लिख दिया कि इस ईयर में हुआ था, फिर ये रीजंस लिख दिए। यहाँ पर भी अगेन ध्यान रखना कि कीवर्ड्स को जरूर आपको ध्यान में रखना लिखते टाइम। जैसे दिकूस वो आउटसाइडर्स को बोलते थे, तो मैंने दिकूस को यहाँ पर हाईलाइट भी किया है। क्रिश्चियन मिशनरीज वाला भी एक इम्पोर्टेंट रोल था, रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा था वहाँ पे। एंड फिर फॉरेस्ट पॉलिसीज़ का भी वहाँ पर एक रोल था। और जो फोर्स्ड लेबर वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया, भागलपुर रेल लाइन के टाइम पे फोर्स्ड लेबर का भी वहाँ पे इशू था। फिर लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट लिख दिया, फिर कोर्स ऑफ द रिवोल्ट लिख दिया कि क्या क्या हुआ था। हाँ, अगेन यहाँ पे भी कीवर्ड्स को मिस नहीं किया, जैसे राजमहल हिल्स रीजन्स था, ये सारे कीवर्ड्स है। फिर आउटकम में संथाल परगना को एक अनरेगुलेटेड एरिया को नॉन रेगुलेटेड एरिया घोषित किया गया था। टीनेंसी एक्ट पास हुआ था, संथाल बेट बेगारी को बैन कर दिया गया था। ये उसके आउटकम्स लिख दिया था। आई थिंक इसमें एक पॉइंट शायद मिस कर दिया मैंने आउटकम में। खैर एनीवे, ऑलवेज इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो रहता ही है, बट ठीक है, वो उस गिवन टाइम पीरियड में और लिमिटेड स्पेस में जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वो मैंने लिखा है यहाँ पे। फिर पटना कलाम पेंटिंग, तो पटना कलाम पेंटिंग के बारे में पहले मैंने इंट्रो में लिख दिया कि वो किस किस रीजन्स में थी, पटना, आरा एंड दानापुर। फिर उसके फीचर्स लिख दिया। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, वो आर्ट ऑफ कॉमन्स था, तो ये मैंने फर्स्ट लाइन में मेंशन कर दिया है। फिर उस पेंटिंग्स के क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या पेंटर्स थे, कौन सी उसकी इंपॉर्टेंट थीम थी, ये मैंने आगे जाके यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि यहाँ पर मैंने फेमस पेंटर्स हुलास लाल, शिवलाल, सेवक राम, उनका नाम लिख दिया। फेमस थीम्स क्या थी, लोकल बाजार है, होली सेलिब्रेशन है, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर मैंने डायग्राम के थ्रू ये भी बताया कि वो ब्रिटिश, मुगल और लोकल, इन तीनों का कन्वर्जेंस था, तो मैंने इस डायग्राम के थ्रू बताने का ट्राई किया है। एंड कंक्लूजन मैंने लिख दिया कि ये वैल्यूबल हेरिटेज ऑफ बिहार है। और कुछ लोग यहाँ पर वो 2010 का था, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, एक कैलेंडर बिहार गवर्नमेंट ने निकाला था, उसका भी कंक्लूजन में लिखते हैं। वो भी आप लिखेंगे तो वो भी अच्छा कंक्लूजन होगा। फिर ये मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो इसको आप रीड कर लेना। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स वगैरह वो मैंने मेंशन किया पिलर्स में, जैसे सारनाथ हो गया, रामपुरा पिलर है। अगेन यहाँ प्लेसेस है, स्तूपा के बारे में भी, जो भी भरूच है,
सांची स्तूपा है वो सब मेंशन मैंने यहाँ पे कर दिया। केव्स के बारे में बराबर केव्स, नागार्जुनी केव्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ये तो वैसे स्टैंडर्ड आंसर है, सारों के पॉइंट्स जिन्होंने भी लिखा होगा यही सब में होते हैं। एक्स्ट्रा आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा डायग्राम बना सकते हैं, जैसे पिलर्स में यहाँ पे बनाया हुआ है और स्तूपा में बनाया। तो मैंने कुछ कॉपीज देखी है, लगभग सब ने ये डायग्राम बनाया और यही कंटेंट मोर और लेस सबकी कॉपीज़ में मिलता है इस क्वेश्चन में। तो फिर यहाँ पर चंपारण इंडिगो मूवमेंट, तो ये भी आप रीड कर लेना। इसको भी अगेन क्या उसके कॉजेज थे वो मैंने मेंशन किए, फिर कैसे कोर्स ऑफ द मूवमेंट कैसे कैसे वो आगे बढ़ा और फिर उसके बाद में उसके आउटकम्स क्या हुए थे। तो इसको आप रीड कर लेना पॉज करके। यहाँ पे मैंने ट्राई किया कि इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन कर दे, जैसे राजकुमार शुक्ला है, ये नाम है, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। एक चीज़ मैंने और नोटिस की है, कुछ जो यूट्यूब पे कॉपी इवेल्युएट कर रहे हैं, मैंने उसमें ये चीज़ देखा है कि ज़्यादातर लोग एक्सपीरियंस्ड नहीं है या उन्होंने मेंस 1 या 2 बार लिखा है। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट का डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स होता है, तो उन्होंने जैसे जो मार्क्स वगैरह दिए हैं वो कई बार ये शो कर रहा है कि उनका लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी है विद रिस्पेक्ट टू मेंस। तो मैं एक चीज़ आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मेंस में कोई भी ये नहीं बता सकता है कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। लेट से कि 10 में से 4 देगा, 3 देगा, 5 देगा, वो सब्जेक्टिविटी हमेशा बनी रहेगी। तो आप कभी भी ये नहीं बोल सकते हो कि इसमें इतने मार्क्स दे दिए जाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ आप कंफर्म कर सकते हो कि इस क्वेश्चंस का आंसर जो पूछा गया वो डिमांड मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मार्क्स देने से ज़्यादा ज़रूरी ये है, अगर आप फीडबैक देना भी चाहते हो तो ये फीडबैक देना चाहिए कि जो भी पूछा गया है वो आप लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। तो मैं भी आज से कॉपी इवैल्यूएशंस का काम शुरू करूँगा और मेरे साथ में मेरा एक फ्रेंड भी है। मेरा मेंस का काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैंने 4 यूपीएससी आईएएस के मेंस लिखे हैं, 3 यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस लिखे हैं और ये मेरा बीपीएससी का पहला मेंस था। मैंने एक इंटरव्यू भी दिया यूपीएससी का। और इसके अलावा जो मेरा फ्रेंड है वो भी यूपीएससी के कई बार मेंस लिख चुका है, एक इंटरव्यू भी दे चुका है और बीपीएससी में 69th में ऑलरेडी सेलेक्टेड भी है। और उसका तो बीपीएससी का ये 70th वाला थर्ड मेंस था, वो ऑलरेडी 69 बीपीएससी में सेलेक्टेड है। तो हम दोनों का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेंस के रिगार्डिंग। अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग को से कॉपी इवैल्यूएशन करवाना है तो इस वीडियो के नीचे मैं एक टेलीग्राम लिंक दूंगा, वहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। और हम दोनों ये ट्राई करेंगे क्वालिटी फीडबैक दें। तो जब भी कॉपी इवेल्युएट करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि आपने क्वेश्चंस की डिमांड मीट की है या नहीं की है। कितने मार्क्स दिए जाए वो तो एग्जामिनर पर है। मार्क्स से ज़्यादा मेरे हिसाब से ये फीडबैक देना ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में जो पूछा गया है और जो कंटेंट होना चाहिए वो आपने लिखा है या नहीं लिखा है। फिर भी आप चाहते हैं कि कुछ मार्क्स का आइडिया दिया जाए कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, तो वो जिस टाइप का 69th में चेक हुआ था उसके हिसाब से अगर वैसा ही चेकिंग का लेवल रहता है तो कितने मार्क्स आएंगे वो फीडबैक हम लोग आपको दे देंगे। और इसमें एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ मैं, ये इवैल्यूएशन पेड रहेगा बट नॉमिनल चार्ज लेंगे, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं लेंगे। पेड इवैल्यूएशन का रीज़न ये है क्योंकि अगर आप जेन्युइन फीडबैक चाहते हो तो एक दिन में 3 से 4 कॉपी से ज़्यादा चेक नहीं हो पाती है, तो उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना पड़ता है, तब जाके जेन्युइन फीडबैक दिया जाएगा। फिर भी आप चाहते हो कि फ्री चेक हो तो फ्री भी फीडबैक देंगे, बट फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देंगे जिसने चार्ज पे किया। एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे इसमें। और उसके बाद में अगर आप फ्री चाहते हो तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज जब बहुत सारी कॉपीज़ आ जाती है तो एक दिन में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि 3 या 4 से ज़्यादा कॉपी इवेल्युएट कर पाए। काफ़ी टाइम लगता है कॉपी को पढ़ने में। तो अगर आप प्रायोरिटी बेसिस पे चाहते हैं तो आपको एक नॉमिनल चार्ज पे करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि फ्री फीडबैक दिया जाए तो थोड़ा पेशेंस रखें, वेट करें, सबको रिप्लाई किया जाएगा और सबकी कॉपी को मैं इवेल्युएट करूँगा। तो इस वीडियो के लिंक में एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप अपनी कॉपी मुझे सेंड कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो भी कॉपी उनके पास में आ रही है उसका वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल रहे हैं। तो आपकी कॉपी के साथ ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले हैं, पूरी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, 1-on-1 फीडबैक दिया जाएगा। पब्लिक में कोई भी आपकी कॉपी के बारे में फीडबैक नहीं दिया जाएगा, बिकॉज वो आपकी कॉपी है और आप ही को फीडबैक देना मैटर करता है। किसी पब्लिक को बताने से कोई पॉइंट या सेंस बनता नहीं है।
तो आप टेलीग्राम पे अपनी कॉपी सेंड करना, हम लोग टेलीग्राम पे ही 1-on-1 आपको फीडबैक दे देंगे। ये यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन वाला लिखा है, बिकॉज उस पर लिखने के लिए कंटेंट काफ़ी रहता है। मैंने एक्चुअली ये क्वेश्चंस यूपीएससी आईएएस मेंस में भी एक बार पूछा हुआ है ऑलरेडी, तो मेरा ये क्वेश्चंस कंस्ट्रक्टिव वर्क वाला भी मोर और लेस प्रिपेयर था, तो मैंने सोचा कि ठीक है दोनों इक्वली गुड है मेरे लिए, तो मैं कंस्ट्रक्टिव वर्क वाला अटेम्प्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव वर्क वाला अटेम्प्ट किया है। इसमें उनका आंकलन करने के लिए बोला गया है कि क्या कंस्ट्रक्टिव वर्क थे, क्या उसके सकारात्मक इफेक्ट हुए, क्या कुछ ड्रॉबैक्स थे या क्या कुछ इश्यूज थे उनमें। तो उसी लाइन पे मैंने आंसर्स को लिखा है। पहले मैंने यहाँ पर उनके कंस्ट्रक्टिव वर्क्स के बारे में लिखा है, ये उनके पूरे कंस्ट्रक्टिव वर्क है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि देखो आंसर को कैसे स्पेसिफिक बनाना है। अगर आप ये लिख देंगे अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन, ठीक है पॉइंट तो हो गया, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डालोगे, जैसे उन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी, तो इससे आपके कंटेंट आंसर में जो कंटेंट एनरिचमेंट आता है, इस टाइप के जब आप एग्जांपल्स डाल देते हो तो ये आप पोस्ट करके पढ़ लेना। जैसे उन्होंने खादी को सपोर्ट किया था, तो खादी को सपोर्ट करने से क्या हो गया, विलेज एंड कुटीर इंडस्ट्रीज पे एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। फिर जो भी उनके कंस्ट्रक्टिव वर्क थे उनके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो मैंने लिखा है। फिर उनमें क्या इश्यूज रह गए या क्या ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि कास्ट को लेके बोल सकते हैं। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो चाहते थे कि पूरा कास्ट सिस्टम अबॉलिश ही होना चाहिए था, बट जो गांधी जी थे वो चाहते थे कि इसमें कुछ इसमें रिफॉर्म हो जाए, ऐसा कुछ उनके बीच में मतभेद था। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फिर जैसे उन्होंने हैंडमेड क्लॉथ्स को तो प्रमोट किया था, बट वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते थे एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्टेड जो मशीन मेड प्रोडक्ट थे, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर वो नहीं हो पाए थे। फिर ऐसे ही एजुकेशन का भी कुछ ड्रॉबैक था, स्वदेशी एजुकेशन थी लेकिन उसके बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट पाना काफ़ी डिफिकल्ट था, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है। फिर कंक्लूजन पॉजिटिव साइड पे ही दिया है कि डिस्पाइट द इश्यूज, जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव वर्क था उससे सकारात्मक प्रभाव तो पड़ा है, और इंडिपेंडेंस के बाद में भी जो भी उनके कंस्ट्रक्टिव वर्क के आइडियाज़ थे सोशल जस्टिस वगैरह के, उनको प्रीएम्बल और डीपीएसपी में हम लोगों ने इंक्लूड किया है। ये अच्छा हाँ, ये काफ़ी क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट को थोड़ा इशू हुआ है। एक्चुअली ये पूछ रहा है कि दिल्ली इलेक्शन के बाद में अब फ्यूचर क्या होगा, जो भी कोलिशन है या उसमें यूनिटी रहेगी नहीं रहेगी, उसके बारे में ये बात कर रहा है। एक्चुअली कोलिशन पॉलिटिक्स के बारे में नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि जो कोलिशन बना है ऑपोजिशन पार्टीज़ का, उसकी क्या डायरेक्शन होगी, डायरेक्शंस ऑफ यूनिटी एंड कोलिशन पॉलिटिक्स, उसको लेकर डिस्कस करना है। तो ठीक है, मेरा भी कोई बहुत अच्छा आंसर तो नहीं बन पाया, बट मैंने हाँ ये जरूर लिखा है कि भाई उसके डायरेक्शन ऑफ यूनिटी को लेकर कुछ इश्यूज है, जैसे कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कांग्रेस ने लोकसभा में तो इलेक्शन कोलिशन में लड़ा था, लेकिन स्टेट असेंबली में ऐसा नहीं हुआ था, तो एक पॉइंट ये लिख दिया। दूसरा पॉइंट ये लिख दिया कि अनसस्टेनेबल है बिकॉज उनकी ऑपोजिट आइडियोलॉजीज है, लेट्स से शिवसेना एंड कांग्रेस। तो महाराष्ट्र में उन्होंने कोलिशन तो बना लिया था, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही है। ऐसे ही फिर मैंने लिखा कि राइवल पार्टी जैसे एसपी बीएसपी, या आप बोलो कि कांग्रेस एंड टीएमसी बंगाल में, तो वो कोलिशन में कैसे आ सकती है एक साथ में। फिर कुछ मैंने कंटेंट कम पढ़ रहा था, तो कुछ ऐसे ही मैंने वे फॉरवर्ड करके कुछ एडिशनल पॉइंट लिखे हैं। ये बहुत अच्छा आंसर मेरा नहीं बन पाया, और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स का नहीं बन पाया। तो अगर आपका भी नहीं बन पाया तो इतना इसको लेकर नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लगभग सारे स्टूडेंट का यही हाल है। फिर ये रशिया यूक्रेन वार, एक्चुअली क्या है कि डीआई की वजह से टाइम का काफ़ी इशू हुआ था, तो कुछ कुछ मैंने इंट्रो नहीं लिखा है। जैसे इसमें मैंने डायरेक्ट कॉजेज ऑफ वॉर लिख दिया है, और फिर उसका इम्पैक्ट है वो यहाँ पर लिख दिया, तो आप पॉज करके इसको पढ़ लेना। फिर ये महाकुंभ वाला है, ये भी आप पॉज करके पढ़ लेना। इसमें अगर आपने कंबाइंड पॉइंट लिखे हैं कल्चरल, रिलीजियस, फेथ, सोशल हार्मोनी, तो तब भी कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास में टाइम कम था तो आप कंबाइंड एक सेम हेडिंग में सारे पॉइंट लिख सकते हैं, और अगर टाइम है और आप डायमेंशंस अलग अलग एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, जैसे कि इंडियन कल्चर पर आपके पास में 2-3 पॉइंट है, रिलीजन पे 2, रिलीजियस फेथ पे है, सोशल हार्मनी पे, तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको अलग अलग करके लिखा है। अगर आपने एक साथ भी लिखा तब भी कोई इशू नहीं है। कंटेंट मोर और लेस वही रहेगा, चाहे आप अलग करके लिखो चाहे एक साथ लिखो। कहने का मतलब यह है कि कंटेंट होना चाहिए आपके उस पेपर में, तो मैंने यहाँ पे अलग करके लिखा है, ये आप यहाँ से रीड कर लेना। थोड़ा टाइम का इशू होने की वजह से हैंड राइटिंग एंड ऑल पे तो
असर हुआ है, बट देखते हैं कैसे मार्किंग होती है। ये यहाँ पर कास्ट बेस्ड सेंसस, तो यहाँ पर वो जो भी बिहार में कास्ट सेंसस हुआ था उसका अगर आप डाटा डालेंगे तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। तो मैं यहाँ पर डाटा नहीं डाल पाया था, इसमें डाटा डालना चाहिए था इसमें, जबकि ये पूछ रहा है नीड एंड इम्पोर्टेंस पे, बट स्टिल डाटा डाल के आप कंटेंट को एनरिच कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज किस किस कम्युनिटी का था। वो यहाँ पर आप एक इंट्रो में यहाँ पर लिख सकते थे। ये यहाँ पर मैंने नीड एंड इम्पोर्टेंस को एक ही पॉइंट में लिख दिया है। फिर मैंने एक लास्ट में जाते जाते ये भी बोला है कि कास्ट सेंसस का एक पॉजिटिव इफेक्ट तो है, लेकिन उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, तो उनको भी अपने को ध्यान रखना है। जैसे सोशल डिवाइड बढ़ सकता है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को ज़्यादा ये प्रमोट कर सकता है। फिर कंक्लूजन में ये लिखा कि पब्लिक वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव से ही करना चाहिए कास्ट को, न कि कोई इस टाइप के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल की वजह से नहीं होना चाहिए। और ये यूएसए का तो नेशनल पे लेवल पे क्या इफेक्ट होगा एंड इंटरनेशनल, वो मैंने अलग अलग पॉइंट करके लिख दिया है, ये आप रीड कर लेना। यहाँ पे भी मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों ने यूसीसी वाला ही अटेम्प्ट किया होगा, बिकॉज ये काफ़ी न्यूज़ में था और सब लोग प्रिपेयर भी करके गए थे। बट ठीक ठाक कंटेंट मणिपुर वाले पे भी लिखा जा सकता है। मुझे लगा कि मैं ज़्यादा बेटर यूसीसी वाले पे लिख पाऊंगा, तो मैंने यूसीसी वाला चूज़ किया था। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और फिर क्या चेंज लाएगा, तो सोशल चेंज में मैंने कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव डायमेंशंस दोनों लिखी थी, बट बाद में जाते जाते मुझे लास्ट में रियलाइज़ हुआ कि ऐसे टाइम नहीं है इतना डायमेंशन लिखने का, तो मैंने लास्ट की 2 डायमेंशंस में पॉजिटिव नेगेटिव को कंबाइन करके ही लिख दिया। यहाँ पर जैसे सोशल वाले मैंने पॉजिटिव को अलग से लिखा है, फिर नेगेटिव को अलग से लिखा है। ऐसे कल्चर वाले पे किया है। अगर आपके पास में टाइम का इशू है तो आप दोनों को एक साथ ही लिख सकते हैं। रिलीजियस वाले में मैंने अलग से नहीं लिखा है, लीगल वाले में मैंने अलग अलग नहीं किया है। रीज़न बीइंग कि टाइम का काफ़ी इशू हो रहा था, डीआई काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लिया था, तो यहाँ पर मैंने सबको एक साथ ही लिख दिया है। रिलीजियस बेसिस पे जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होंगे उनको एक साथ लिख दिया। लीगल बेसिस पे ये भी उतना अच्छे से एड्रेस नहीं हो पाया है, इसमें भी कंटेंट को और एनरिच किया जा सकता था। बट अगेन वही बात है कि एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में टाइम का काफ़ी इशू रहता है, और इस बार तो डीआई की वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ टाइम का, तो उस वजह से जीएस के आंसर्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन वाले में इसने इम्प्लीकेशन भी पूछा था, इम्प्लीकेशंस ऑन फेडरल स्ट्रक्चर। तो मैंने जब क्वेश्चंस को रीड किया तो वो रीड करने में ही गलती हो गई, मैं इम्प्लीकेशन वाले पार्ट को आंसर में एड्रेस करना ही भूल गया था। ये अभी मुझे, हालांकि मुझे उसी टाइम पता चल गया था बाहर आने के बाद में, जब मैंने अच्छे से इस क्वेश्चंस को रीड किया था तब। बट वही डीआई की वजह से इतना टाइम का इशू हुआ था कि ठीक से रीड ही नहीं कर पाया। तो मुझे लगा था कि ये बस कंसेप्ट पूछ रहा है वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कोई एनालाइज करने को बोल रहा है। तो मैंने वन नेशन वन इलेक्शन लिख दिया, ये इम्प्लीकेशन वाला पार्ट फेडरल स्ट्रक्चर वाला मिस हो गया इसमें। बट ये जैसे वन नेशन वन इलेक्शन को लेके ये 129 अमेंडमेंट एंड रामनाथ कोविंद कमेटी थी, तो जब भी आप इंट्रो देते हैं तो कंटेक्चुअल इंट्रो दे सकते हैं कि ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में था या कोई रिसेंट कमेटी बनी है क्या, वो मैंने यहाँ पर दिया है इंट्रो में। फिर ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर इम्प्लीकेशन लिखना था फेडरल स्ट्रक्चर, वो मेरे से मिस हो गया। फिर मैंने एडवांटेज लिखे हैं इसके, और ये यहाँ पर डिसएडवांटेज है। इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये भी मैंने लिखा है, हालांकि ये पूछा नहीं है। बेटर होता कि वो फेडरलिज्म पे इम्प्लीकेशन वाला जो पूछा गया वो पार्ट लिखना चाहिए था, बट वो पढ़ते टाइम उससे मिस हो गया, तो मुझे पता ही नहीं था। हालांकि अगर मैं ठीक से उसको पढ़ पाता तो वो भी मैं लिख देता, बिकॉज मैंने ये कंटेंट भी डाला है। तो इसकी बजाय जो पूछा गया वो अगर मैं एड्रेस कर पाता तो ज़्यादा बेटर मार्किंग होती मेरे हिसाब से। बट मुझे लगा कि ठीक है, अभी
वे फॉरवर्ड भी लिख देता हूँ इसमें। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ वे फॉरवर्ड लिखे कि कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट करना होगा, कैसे अपन लोग उसको कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज़ किया जा सकता है। और यहाँ पर एक मैंने चीज़ और ये भी डाली है ना, 1967 के पहले साइमल्टेनियस इलेक्शन अपनी कंट्री में हुआ करता था। उस टाइम के बाद से ही इशू होने लगा कि स्टेट असेंबली और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन अलग अलग टाइम पर, तब से चालू है 1967 के बाद से। तो टिल 1967 साइमल्टेनियस इलेक्शन अपनी कंट्री में हुआ था। खैर एनीवे, इस कंटेंट को पता नहीं एग्जामिनर कितना अप्रिशिएट करेगा या नहीं करेगा, बिकॉज ये तो पूछा हुआ तो नहीं है इसमें, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से एक चीज़ ये बता दिया कि आप ऐसे ऐसे करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया है वो है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, रिलेवेंट ही है वैसे। अगर आप 2-4 पॉइंट वेब फॉरवर्ड में दे पाते हैं कि ऐसे ऐसे करके अपन लोग साइमल्टेनियस सिलेक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से रिलेवेंट कंटेंट ही है। बट पहले अपने को वो कंटेंट जो एग्जामिनर पूछ रहा है वो डिमांड जरूर से मीट करना है। बट गलती से मेरे से वो मिस हो गया था कि फेडरलिज्म पे इम्प्लीकेशन क्या है, तो मैं नहीं एड्रेस कर पाया इसमें। तो अगर आप ये अटेम्प्ट करते तो पहले वो चीज़ एड्रेस करनी है, उसके बाद अगर टाइम बच जाता तो फिर आप एक हल्का सा ये वे फॉरवर्ड वाला पार्ट है ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि 1967 तक था, और ऐसे ऐसे करके 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं कि आगे भी अपन लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये डीआई वाला पार्ट है। डीआई वाले में यहाँ ये हुआ है कि जिसने भी सेकंड वाला पोर्शन चूज़ किया है, तो ये वाला ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, लेस टाइम कंज्यूमिंग था। दोनों में ही बोल रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर, तो मैंने दोनों में ही सेकंड चूज़ किया, ये आप देख सकते हैं, इसमें तो कुछ भी देखने वाला है नहीं। इसमें एक क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है, वो मैं बता देता हूँ मेरी तरफ से क्या आंसर होना चाहिए। ये 8th का ये सेकंड वाला चूज़ किया मैंने, ये वाला। तो इसके डी वाले में कंफ्यूजन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी इंक्रीज्ड बाय द कंपनीज एक्स एंड वाई। तो कुछ लोग इसमें बोल रहे हैं कि एक्स प्लस वाई का कंबाइंड होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं एक्स एंड वाई का सेपरेट होगा। मेरा ओपिनियन है कि एक्स एंड वाई का सेपरेट होना चाहिए। रीज़न बीइंग क्या है कि कंबाइंड होता तो यहाँ पर कंबाइंड वर्ड लिखना चाहिए था, अब नहीं लिखा फिर भी वो कंबाइंड मान रहे, तो फिर उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, फिर वो इंटरप्रिटेशन का इशू है। बट जो बेस्ट इंटरप्रिटेशन इसमें बनता है वो ये बनता है कि अलग अलग ही हो। अगर हिंदी में भी आप इसको रीड करेंगे, द्वारा अपने निर्यात को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उनका निर्यात वर्ष 1906 में 2 गुना हो जाए। इसने लिखा है अपने निर्यात को, कंपनी एक्स तथा वाई द्वारा अपने निर्यात को। तो अपने निर्यात को मीन्स वो अलग अलग पूछ रहा है, इंडिविजुअली वो अपने निर्यात को कितना बढ़ाए। तो उस हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन एक्स एंड वाई का अलग अलग ही होना चाहिए। तो ये मेरी कॉपी थी। इसके वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप अपनी कॉपी शेयर कर सकते हैं। और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं सबको रिप्लाई करूँगा और क्वालिटी इनपुट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी ऊपर ऊपर से रीड किया और कि हाँ ये अच्छा आंसर है, ये नहीं। अगर आपने अच्छा है तो क्या कंटेंट अच्छा है, कौन सा कंटेंट आप एनरिच कर सकते थे, कहाँ पे गलती हुई, कंटेंट रिलेवेंट है या नहीं है, डिमांड को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सारे फीडबैक दिए जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मार्क्स भी का भी एक आइडिया दिया जाए, तो अगेन मैं ये बोल रहा हूँ वहाँ सब्जेक्टिविटी रहती है। बट जैसा 70th में चेक हुआ था, अगर उसी हिसाब से चेक होगा तो उसके बेसिस पे हम लोग आपको मार्क्स का आइडिया भी दे देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।